हेलो फ्रेंड, वेलकम इन आवर एजुकेशनल चैनल फोकस एग्जाम्स। मैं डॉक्टर विभा उत्तम आज पॉलिटी क्वेश्चंस के साथ यहाँ पर हूँ। आपको पता है कि हम पॉलिटी के क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। इसी सीरीज में ये नया वीडियो है मेरा। तो हम यहाँ पर इस पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज में सिर्फ वही क्वेश्चन करते हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो 10-10 बार रिपीट हुए हैं, कम से कम वो क्वेश्चन करते हैं और उसी के आसपास की इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे जो छोटे लेवल के एग्जाम्स हैं, जहाँ पे भी जीएस पूछी जाती है, वहाँ पर भी बहुत यूजफुल हैं। और जो हमारे बड़े लेवल के एग्जाम हैं जैसे आईएएस और हमारे स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो लेखपाल का एग्जाम हो गया, बीएड एंट्रेंस हो गया, वीडियो का हो गया, अभी आरओ का एग्जाम निकला हुआ है तो वहाँ पे उसके लिए हो गया। तो इन सब के लिए हमारे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं यही कहूँगी कि सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, फिर हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। पहला ऑप्शन है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हमारे भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की बात की गई है। हम दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। भाग दो में हमारा क्या दिया हुआ है, नागरिकता। नागरिकता भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को तो नहीं दर्शाती है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। फिर हमारा चौथा ऑप्शन दिया हुआ है भाग एक में तो हमारा संघ और उसके राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं, तो यहाँ ये भी हमारा भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को तो नहीं दिखाता है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा हट जाएगा। अब दो ऑप्शन बचे, भाग चार में क्या दिया हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हमारे भारतीय लोकतंत्र के एक आदर्श को दिखाते हैं, लोकतांत्रिक या समाजवादी इस आदर्श को दिखाते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें अपनी प्रस्तावना की, तो प्रस्तावना में तो हमारे सारे आदर्श दिखाई देते हैं। जैसे प्रस्तावना में कहा गया है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य है, तो यहाँ पे ये तीनों चारों चीज़ें बताई गई हैं, तो यहाँ पे 3-4 आदर्श तो दिखाई देते हैं। फिर हमारी प्रस्तावना में ही न्याय, समता और समानता की भी बात की गई है, तो यहाँ पर हमारे जो टोटल हमारे संविधान के आदर्श हैं वो प्रस्तावना में दिखाई देते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जो होगा वो प्रस्तावना सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं उन बच्चों से काफ़ी कुछ कहना चाहती हूँ जो क्वेश्चन से पढ़ाई करते हैं। अच्छी बात है आप लोग क्वेश्चन से पढ़ाई करते हैं, बट अगर क्वेश्चन से भी पढ़ाई करते हैं तो आप उन सारे जो ऑप्शन होते हैं उनको भी देखें और उनके बारे में भी पढ़ें। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पढ़ लिया कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, प्रस्तावना में, बस इतना हमने टिक कर दिया और इन सबको छोड़ दिया। तो ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। हमको सारे ऑप्शन, जब पढ़ाई करनी है तब हमें सारे ऑप्शन के बारे में पढ़ना है, फिर हमको अपना आंसर भी पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन फिर से प्रस्तावना से है और ये प्रस्तावना के आदर्शों की ही बात कर रहा है। तो हमने अपने पिछले क्वेश्चन में देखा कि स्वतंत्रता हमारे प्रस्तावना का एक आदर्श है, समता, न्याय, समाजवादी या कल्याणकारी, ये सारी चीज़ें हमारे प्रस्तावना में लिखी हुई हैं और ये हमारे संविधान के आदर्श हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, वो ये कह रहा है कि जो आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, मतलब पहले से शामिल नहीं किया गया था। अभी तो हमें पता है कि स्वतंत्रता, समता, न्याय और समाजवादी, ये चारों चीज़ें हमारी प्रस्तावना में हैं। तो आपको अगर याद हो प्रस्तावना का संशोधन, तो प्रस्तावना का एक बार अपनी प्रस्तावना संशोधित हुई है, उसके तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इसका मतलब है हमारा कि समाजवादी वहाँ पर नहीं रहा होगा, तभी तो हमको जोड़ने की जरूरत पड़ी थी। तो यहाँ पर शामिल नहीं किया गया था, मतलब पहले नहीं किया गया था और अभी है, तो इसका मतलब है कि हमारा आंसर समाजवादी सही है। तो यहाँ पर याद रखना, हमने 3 नए शब्द जोड़े हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये पहले मूल रूप से हमारी प्रस्तावना में नहीं थे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप लोग भी चीज़ों के नोट्स बनाते रहा करें। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे संविधान में प्रारंभ में या मूल रूप से कितने
मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है। ये प्रारंभ की बात कर रहा है। तो अगर आप लोग बात करें कि अभी हमारे प्रेजेंट में कितने मौलिक अधिकार हैं, तो अभी हमारे प्रेजेंट में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ये बात तो कर रहा है प्रारंभ की। तो प्रारंभ में हमारे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, ठीक है। अभी संपत्ति के अधिकार को हमने मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया है, उसे कानूनी अधिकार बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन जो है वो 7 सही होगा। तो आप ये चीजें याद रख लो, अभी हमारे 6 मौलिक अधिकार है और मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन भी हमारा मौलिक अधिकारों से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको बताया, हमारे मूल रूप से या मतलब प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, अभी हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, मतलब कोई एक मौलिक अधिकार हटाया गया है। तो जैसा कि सभी को पता ही है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको हमने मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन सीधे सीधे कह रहा है कि वो किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था। तो जो ये संपत्ति का अधिकार था, ये जब हटाया गया तब हमारी मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो हमारा ऑप्शन बी सही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो संपत्ति का अधिकार था वो अब हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, वो एक कानूनी अधिकार बन गया है, और ये तब जब हटाया गया था तब मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो इसका मतलब है हमारे जो मौलिक कर्तव्य थे वो मूल रूप से हमारे संविधान का भाग नहीं थे, इन्हें हमने संशोधन द्वारा जोड़ा है। तो यहाँ पर वही पूछ रहा है कि किस संशोधन द्वारा जोड़ा है। तो हमारा इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा मतलब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमने मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा है। तो इनको हमने अपने संविधान के भाग 4 का में जोड़ा है, और इसके अंदर भाग 4 का के अंदर एक अनुच्छेद है 51 का। तो हमने जितने भी मौलिक कर्तव्य हैं, मतलब हमारे संविधान में अभी 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और 11 के 11 मौलिक कर्तव्य एक अनुच्छेद 51 का में रखे गए हैं, और इसके लिए भाग है भाग 4 का। तो ये 2-3 चीजें भी यहाँ से याद रखना। और वैसे आपको पता है 42वें संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मतलब लघु संविधान कहते हैं। तो 42वें संशोधन के तहत बहुत सारे संशोधन हुए थे। जैसे आपको पता है प्रस्तावना भी हमारी संशोधित हुई थी 42वें संशोधन के तहत। इसमें जो लोकसभा का कार्यकाल था उसको बढ़ाया गया था, 5 से 6 साल कर दिया गया था। तो और यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों का पूरा भाग ही जोड़ा गया था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो 42वें संशोधन के तहत जोड़ी गई थी। तो इसे हम लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन हमने जो पीछे डिस्कस किया बस वहीं से है, हमने ये चीजें सब पहले ही डिस्कस कर लिया। तो क्वेश्चन देखते हैं, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। तो यहाँ पर ये हमने पीछे जो डिस्कस किया मौलिक कर्तव्य उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और यहाँ पे पूछ रहा है मौलिक कर्तव्यों का अनुच्छेद। तो हमने जैसे आपको बताया कि मौलिक कर्तव्य मूल रूप से हमारे संविधान का भाग नहीं थे, इन्हें हमने संशोधन के द्वारा जोड़ा है। इसके लिए हमने भाग बनाया है भाग 4 का, और ठीक है। ऐसे ही हमने अब भाग बनाया है तो उसके अंदर हमने अनुच्छेद भी रखे हैं। तो हमारा अनुच्छेद 51 जो हमारे नीति निर्देशक तत्वों का आखिरी अनुच्छेद है, उसी के आगे हमने एक और अनुच्छेद जोड़ा है 51 का, और सारे के सारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको हमने 51 का में रखा है। तो इसका ऑप्शन हमारा 51 का सही है। तो इसके लिए आंसर हमारा बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। तो ये कह रहा है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य बन सकता है, ऐसा किसने कहा था। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी का ऐसा मानना था कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन ए सही है। तो अगर इस सेंटेंस की बात करें, अगर आपने गांधीवादी विचारधारा पढ़ी हो या जानने की कोशिश की हो, तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि गाँव में स्वराज ला दें,
है ना, स्वशासन ला दें या कुटीर उद्योगों को बढ़ावा करें दें या ग्राम क्षेत्रों का विकास करें, तो हमारे देश का विकास होगा। जब देश का विकास होगा तो हमारे यहाँ सबको खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सब अच्छा हो जाएगा इन सब से। तो उनका ऐसा मानना था कि ग्राम राज्य को हम अगर बढ़ावा देते हैं, ग्राम स्वशासन को बढ़ावा देते हैं, वहाँ के विकास को बढ़ावा देते हैं, तो उससे हमारे देश में राम राज्य आएगा। तो ऐसा हमारा मानना गांधी जी का था। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे आईएएस के एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत घुमा के दिया हुआ है। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है इनमें से जो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करता हो। तो आपको जैसे पता होगा कि या तो आपको सारे के सारे अनुच्छेद पता हो कि हमारे सारे अनुच्छेद 1 से लेके 395 में क्या 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 लिखा हुआ है। अगर हम टोटल अनुच्छेदों की बात करें तो वो तो 400 से ऊपर है। तो यहाँ ये चीज़ तो संभव नहीं है ना कि हमें 400 से ज़्यादा अनुच्छेद याद हो और हमको ये पता हो कि सब में क्या लिखा हुआ है। तो हमको चीज़ें पढ़नी है और पढ़ के अपना थोड़ा दिमाग लगा के ही क्वेश्चन को करना है। तो कल्याणकारी राज्य कह रहा है, तो कल्याणकारी राज्य क्या चीज़ हमारे पूरे उसमें घोषित करती है। एक तो हमारी प्रस्तावना हमारे देश को कल्याणकारी राज्य घोषित करती है, दूसरा हमारे राज्य की नीति निर्देशक तत्व राज्य को या मतलब भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद 36 से 51 हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के लिए है। तो कोई ऐसा अनुच्छेद जो 36 से 51 के बीच में हो, वही तो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करेगा। तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी 39, 36 और 51 के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब है 39 हमारा आंसर सही है और यही हमारा भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करेगा। ठीक है, और वैसे मैं आपको बता दूं कि 39 के अंदर क्या लिखा हुआ है। 39 के अंदर हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की बात की गई है, मतलब पूरे देश के बच्चों के स्वास्थ्य और विकास की बात की गई है। इसका मतलब ये वाला जो हमारा अनुच्छेद है ये पूरे के पूरे सोसाइटी, पूरे के पूरे देश के बच्चों के विकास की बात है। तो ये कल्याणकारी राज्य घोषित करता है। तो फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बात कर रहे हैं नामित या मनोनीत करने की। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा, वो भी संसद के दोनों सदनों में, वो भी टोटल कुल कितने सदस्यों को कर सकता है। तो संसद के दोनों सदन कौन कौन से? पहला सदन राज्यसभा, राज्यसभा में कितने को करता है? 12 को करता है। दूसरा सदन हमारा लोकसभा, लोकसभा में राष्ट्रपति कितनों को करता है? 2 को। ये दोनों हमारे एंग्लो इंडियन समुदाय से होते हैं। तो 12 और 2 कितने हो गए? 14। तो हमारे जो टोटल सदस्य हो गए वो 14। तो इसका आंसर हमारा डी सही है कि टोटल संसद के दोनों सदनों में 14 सदस्यों को मनोनीत या नामित कर सकता है। तो क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि कह क्या रहा है। यहाँ पर अगर कहे कि संसद में कितने सदस्यों को कर सकता है, तो संसद में 14 सदस्यों को कर सकता है। अगर कहे राज्यसभा में, तो राज्यसभा में 12 को कर सकता है। अगर लोकसभा की बात कहे तो लोकसभा में 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। तो ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है और क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। मैंने बहुत सारी जगह ऐसा क्वेश्चन देखा है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करता है। पहले ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली आता था, अभी ये क्वेश्चन बदल गया है। अभी यहाँ पे संसद के दोनों सदस्यों के लिए पूछा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और अपने नॉलेज को बहुत अच्छे से यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ों को याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति से रिलेटेड। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और मंत्रिपरिषद। तो राष्ट्रपति लोकसभा का भी भाग नहीं होता, राज्यसभा का भी भाग नहीं होता और मंत्रिपरिषद का भी भाग नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बचता ही केवल अकेले संसद है। तो हमारा राष्ट्रपति संसद का अभिन्न भाग है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ए सही है। तो जो हमारी भारत की संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनती है।
राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमारे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों हमारी संसद का अभिन्न भाग है और संसद बिना राष्ट्रपति के नहीं हो सकती है, बिना लोकसभा के नहीं हो सकती, बिना राज्यसभा के नहीं हो सकती है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो भी राष्ट्रपति से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे। मतलब कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री हैं वो कब तक अपने पद पर रहेंगे, या तो उनका कार्यकाल पूरा हो जाए या तो फिर वो उनको हटा दिया जाए। तो उनको हटाने का जो पावर है वो किसके पास है? तो इसका आंसर हमारा है भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति जब भी चाहें वो केंद्रीय मंत्रियों को भी हटा सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी अपना मतलब त्याग पत्र देने के लिए बोल सकते हैं, उन्हें अपना पद छोड़ने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री भी, ये सब हमारे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। इस वर्ड का बहुत मीनिंग है, इसका मतलब है जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी तब तक ही वो काम करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उनको हटाना है या रखना है ये मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पे करते हैं राष्ट्रपति। हमेशा करता कौन है? राष्ट्रपति। सलाह होती है प्रधानमंत्री की। अगर प्रधानमंत्री चाहे हटाना तो वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कि मंत्री को हटा दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर ये याद रखना कि किसकी सलाह पे पूछे तो भारत के प्रधानमंत्री। तो आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अब आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।